नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो 2023 बोर्ड की एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यदि आप हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से प्लेलिस्ट में आप कक्षा 12 समाजशास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दिए गए हैं आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देख न करते हुए देखते हैं। देखो, लघुत्तरीय प्रश्न जो 6 अंकों का है, उपनिवेशवाद और पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो बच्चों, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? देखो, जब एक देश दूसरे देश पर गुलाम उसको बना लेता है तो उस समय उस काल को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत के ऊपर तो बच्चों उपनिवेश काल वो था। ठीक है ना? तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। देखो, उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई विकसित या संपन्न देश किसी अन्य अविकसित या गरीब देश का जो है व्यापारिक गतिविधियों को अपने हित में प्रयोग करने हेतु वहाँ अपना उद्योग और व्यापार स्थापित करता है और वहाँ के संसाधनों एवं कच्चे माल के प्रयोग से बड़े पैमाने पर मशीनों मशीनों द्वारा जो है वस्तुएं तैयार कर उनका व्यापार करता है और इस प्रकार सारा आर्थिक पूंजीगत लाभ खुद जो है हड़प जाता है। धीरे धीरे वह उस देश की धीरे धीरे वह उस देश की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत व्यवस्था पर जो है कब्जा कर लेता है। यही बच्चों उपनिवेशवाद है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद क्या है? जातिवाद को नियंत्रित करने सुझाव दीजिए। जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। बच्चों, आज का जातिवादता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप लोग देखते हो आज हमारा देश समाज क्यों पीछे है? इसी जातिवादता के कारण। समझ रहे हो नहीं? तो जातिवाद, आइए देखते हैं। देखो, जातिवाद या जातीयता एक ही जात के लोगों की वह भावना है जो अपने जात विशेष के हितों की रक्षा के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना यानी बुराई वगैरह अवहेलना और उनका हनन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस भावना के आधार पर एक ही जात के लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अन्य जात के लोगों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं। जातिवाद को नियंत्रित करने के सुझाव। नंबर 1, जातिवाद को नियंत्रित करने के सुझाव निम्नलिखित। नंबर 1, जात सूचक उपनामों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। समझ रहे बच्चों? तभी जो है हमारा देश आगे जाएगा। अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, यानी एक जात से दूसरे जात में विवाह करना चाहिए। इससे जो है जाति बंधन जो है ढीले पड़ेंगे, है कि नहीं? अगला है बच्चों नंबर 3, समाज में जो व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को समाप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 4, जातिगत आधार पर होने वाले चुनाव पर जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए। नंबर 5, जात प्रथा के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, हित समूह दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। या किस प्रकारशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है? चर्चा कीजिए। देखो बच्चों, दबाव समूह को ही समूह के नाम से जानते हैं। देखो, दबाव समूह एक क्वेश्चन जरूर आएगा परीक्षाओं में। देखो यहाँ 6 नंबर का, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा दबाव समूह से। देखो बच्चों, जो दबाव समूह होते हैं ये राजनीति में प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेते हैं। ये चुनाव नहीं लड़ते बच्चों, चुनाव को लड़वाते हैं। समझ लो नहीं? जो सरकार पर दबाव डालकर राजनीति करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्ट माध्यम से। चलिए आइए देखते हैं। देखो, हित समूह यानी दबाव समूह का गठन राजनीतिक क्षेत्र में कुछ विशेष हितों की पूर्ति के लिए होता है जो सरकार पर दबाव बनाते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित शासन प्रणाली है जिसमें विभिन्न हित समूह की सरकार की कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई है। ये हित समूह निजी संगठन होते हैं जो सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन हित समूहों को जब तक मान्यता नहीं मिल जाती तब तक एक आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लघुत्तरीय प्रश्न। हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए इस कृषक समाज पर जो है पड़ने वाले इसके प्रभाव का जो है उल्लेख कीजिए। आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। देखो, हरित क्रांति में होता है बच्चों एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव लाना। समान रूप से हरित क्रांति का अभिप्राय किसी व्यवस्था में क्रांतिकारी नीतियों द्वारा सर्वांगीण विकास से है जिसका अंतिम लक्ष्य किसी फसलों को अधिकतम उत्पादन करना। जो बच्चों हरित क्रांति हुई थी, गेहूँ, चावल, जौ, इन सब में जो है ज़्यादा इनमें पैदावार करना। समझ रहे हो? कृषक समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति के प्रभाव हम लोग थोड़ा हेडिंग डाल लेंगे। देखो, हरित क्रांति किसी आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था या वहीं लागू हुई जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी।
यह जो है बच्चों मुख्य रूप से गेहूं और चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित थी। इसमें केवल जो है मध्यम और उच्च किसान ही नई तकनीक का लाभ उठा पाए, जिससे आर्थिक असमानता की भावना उत्पन्न हुई। यानी जो है कुछ लोग बड़े हो गए, कुछ लोग छोटे पैसे आर्थिक दृष्टि से। इस क्रांति में प्रमुख रूप से उन किसानों को लाभ मिला जो बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम थे। इस क्रांति में नई तकनीक के लागू होने से ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ी। यह क्रांति विभेदीकरण की जो है एक प्रक्रिया थी, जिसमें धनी और धनी हो गए तथा निर्धन और भी निर्धन हो गए। यानी बड़े आदमी बड़े हो गए, गरीब आदमी और गरीब हो गए। इस क्रांति में अधिकतर क्षेत्रों के किसानों ने एकल फसली कृषि व्यवस्था को अपनाया, जिसमें फसल नष्ट होने पर उनके पास निर्भरता है तो कुछ भी नहीं बचता। इस क्रांति का बच्चों बीजों की बहुत सी पारंपरिक किस्में जो है लुप्त होती जा रही है। समझ रहे हो? तो बच्चों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।